स्टार्ट करते हैं। और कल हमने बेसिकली जो सप्लाई चेन थी उसकी डिस्कशन सारी की थी और हमने देखा था कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, उसको डिस्कस किया था। और कल हमने देखा था कि हमने साथ साथ हमारा जो फॉर्मेट है सेल्स टैक्स का उसको भी हमने साथ साथ ही लेके चलना है। लेकिन ये सारी जो कैलकुलेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू की थी और जो हमने सप्लाई चेन बनाई थी, इसमें हम ये सारा कैलकुलेट कर रहे थे कि एक बंदा आउटपुट टैक्स ले रहा है और वो इनपुट टैक्स पे कर रहा है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को एडजस्ट किया जा रहा है। ये सारा हमने कल देखा था। ये किसके लिए हम सारा कैलकुलेट कर रहे हैं? ये हम पर्सन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए हो रही है? पर्सन के लिए हो रही है। पर्सन किसे कहते हैं? आप लॉ में पढ़ेंगे, आप इवन इनकम टैक्स में भी जाके डिस्कस करेंगे। हम सारी कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? पर्सन के लिए कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में भी सारा कुछ किसके लिए है? पर्सन के लिए है। तो पर्सन किसे कहते हैं? क्या होता है पर्सन? बताओ। कंज्यूमर पर्सन है, लेकिन कौन? अगर आप इसका उर्दू में तर्जमा करें तो क्या मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सन? क्या होता है पर्सन? इंसान, इंडिविजुअल। और आप लीगली तौर के ऊपर आते हैं ना अगर, तो लीगली पर्सन को एक्सप्लेन किया गया है। पर्सन में क्या कुछ शामिल होगा? पर्सन में आता है आपके पास इंडिविजुअल, पर्सन में आपके पास आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन में आपके पास आता है कंपनी, और पर्सन में आपके पास आता है दैट इज़ गवर्नमेंट। रिमेंबर, आप टैक्स में कहीं पे भी पर्सन का वर्ड पढ़ रहे हैं ना, पर्सन से मुराद ये चारों लोग हैं। इंडिविजुअल भी, एओपी भी, कंपनी भी और गवर्नमेंट भी। अगर कहीं पे भी उसने बात की ना इंडिविजुअल का वर्ड लिखा है, इसका मतलब वो बात स्पेसिफिकली किसके बारे में है? इंडिविजुअल के बारे में है। कहीं पे भी उसने स्पेसिफिकली वर्ड इस्तेमाल किया है कंपनी का, तो वो बात किसके बारे में है? कंपनी के बारे में है। बट अगर उसने कहीं पे भी वर्ड लिखा है पर्सन का, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? इन सब की बात हो रही है। अगर हम इनको वन बाय वन आए तो इंडिविजुअल की अगर आप बात करें तो इसका मतलब ही या शी, ये सारे क्या हैं? इंडिविजुअल हैं, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर अहमद है, अगर मिस्टर अहमद सेल कर रहा है क्लोथ्स वगैरह, तो हम इसकी इनकम इसके ऊपर सारा कुछ क्या करेंगे? कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये क्या है? आपके लिए पर्सन है। इसने सेल्स की, इसने परचेज की, इसकी इनकम है, सारे किसके लिए कैलकुलेशन होगी? अहमद के लिए होगी। अगर हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्स के मुताबिक एक डेफिनेशन भी है। ये हम जाके वैसे डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में। लेकिन व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन? एओपी इंक्लूड्स अ फर्म आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, a हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कि जब भी आप टैक्स में बात करेंगे ना एओपी की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या आएगा? सबसे पहले फर्म आती है। ये फर्म वही है जिसके बारे में आप पीआरसी में पढ़ के आते हैं एक ज़माने में कि पार्टनरशिप बिजनेस। आप लोगों ने शायद बिजनेस की हाई टू बी में टाइप्स पढ़ी होंगी। एक होता है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब वो ए, बी और सी जो मिलके कारोबार कर रहे होते हैं, वो जो एक इदारा बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा ए बी एसोसिएट्स। अब ये जो एसोसिएट्स वगैरह हैं, ये क्या है? फर्म है। ये भी क्या है? टैक्स में एक सेपरेट पर्सन है। ये जो एसोसिएट्स वगैरह होंगे, जो इनकी सेल्स वगैरह होंगी, जो इनकी परचेज वगैरह होंगी, हम सारा कुछ क्या करेंगे? इनके लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे। बाकी ये डेफिनेशन जो है हम जाकर तफसील में इनकम टैक्स में डिस्कस करेंगे एओपी किसे कहते हैं।
उसके बाद है कंपनी। आप I2B में भी कंपनी के बारे में पढ़ के आ चुके होते हैं कि हमारा थर्ड बिजनेस कौन सा होता है, कंपनी का होता है, जहाँ पे शेयर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक सेपरेट पर्सन आता है। और जहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट से कौन कौन सी गवर्नमेंट मुराद आए, हमारे पास आएगी एक कहलाएगी, उसको हम कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारी वफाकी हुकूमत है। अब सवाल ये है कि भाई वफाकी हुकूमत तो बहुत बड़ी है, हम कैसे उसको पर्सन मानेंगे। भाई वफाकी हुकूमत के इदारे जो हैं वो क्या होंगे, पर्सन में आएंगे। जैसे अगर वफाकी हुकूमत का इदारा है, जैसे रेलवेज़ है, सरकारी इदारा है, गवर्नमेंट ओन कर रही है। जैसे आप कह सकते हैं OGDCL जो है वो आ जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं PSO जो है वो आ जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान स्टील मिल है वो इसमें आ जाएगा। और जो सरकारी इदारे होते हैं गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं वापडा, ये भी क्या है, इसमें आ जाएगा। तो ये इदारे किसके हैं, फेडरल गवर्नमेंट के हैं। इनको हम क्या मानेंगे, पर्सन मानेंगे। पैसे कमा रहे हैं, स्टील मिल क्या रही है, PIA कमा रही है, सरकारी इदारे हैं ना, वो इसमें आएगा। उसके अलावा हमारे पास इसमें क्या आएगा, हमारे पास इसमें आएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमारे पास इसमें क्या आएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं सर, उसमें तो हमारे पास सूबाई हुकूमत आ जाएगी। क्या हम सूबे को पकड़ेंगे जाके, नहीं, सूबाई हुकूमत के महकमों को पकड़ेंगे जाके। जैसे हमारे यहाँ पे एक महकमा आता है पंजाब में, जिसको कहते हैं PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ये टैक्स लगाती है, ये सारा कुछ लगा रही होती है। फिर यहाँ पे आपके महकमे आते हैं, LWMC वगैरह हो गया, ये सारे कुछ आ रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास आती है लोकल गवर्नमेंट। क्या आती है, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट ये बल्दिया वगैरह लाहौर की गवर्नमेंट हो गई, तो हम क्या लाहौर के मेरे को नोटिस भेजेंगे कि हमें टैक्स पे करो, नहीं। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का मतलब है किसकी, लोकल इदारों की। जैसे आप कहते हैं LDA सरकारी इदारा है, LDA कौन सा इदारा है, बट वो लाहौर बेस्ड है, वो लाहौर के लिए, वो लाहौर की लोकल गवर्नमेंट के लिए। LDA जाके गुजरांवाला में टैक्स नहीं सकता, ठीक है। तो ये सरकार आते हैं। जैसे आपके पास हो जाएगा LWMC, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये है इदारा सरकारी, बट कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट बेस्ड है। ये क्या आएगा, इसमें आ रहा होगा। फिर इसके बाद हमारे पास आती है फॉरेन गवर्नमेंट। हमारे पास क्या आती है, फॉरेन गवर्नमेंट। जैसे UK की गवर्नमेंट हो गई, USA की गवर्नमेंट वगैरह हो गई, ये आ जाएंगे। उनके इदारे हम उनको भी यहाँ पे ट्रीट करेंगे। उसके अलावा जो इन फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीज़न होती है, पॉलिटिकल सब डिवीज़न, वो भी तो हमारे लिए गवर्नमेंट है। अब देखें, एक है UK की गवर्नमेंट, उसको हम मान रहे हैं पर्सन, बट एक है लंदन की गवर्नमेंट, लंदन का मेयर, वो भी हमारे लिए क्या है, एक पर्सन ट्रीट हो रहा होगा। एक है सियासी पार्टी, ठीक है, वो पॉलिटिकल सियासी पार्टी जो UK बेस्ड है, वो भी क्या होगी, ट्रीट होगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का मतलब हुकूमत नहीं, हुकूमत के इदारे भी आ रहे होते हैं। अब टैक्स में, टैक्स इतना ब्रॉड है, ये इवन आप जाकर लॉ में भी पढ़ेंगे, और ये सेम डेफिनेशन इनकम टैक्स में है। पहली बात है, ये डेफिनेशन आपकी रीड ओनली नहीं है, ये रीड ओनली है, इसको रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना। पेपर में वो कभी भी आपको नहीं कहेगा डिफाइन पर्सन, बट ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि हम सारा कुछ किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्सन के लिए। अब टैक्स में कहीं पे भी वर्ड पर्सन का लिखा हुआ है तो उससे मुराद सिर्फ शख्स नहीं है, उससे मुराद सारी चीजें हैं, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में शख्स आएगा, ही या शी। उसके बाद AOP इज इक्वल टू पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस, ABC एसोसिएट, ABC फर्म, ABC एंड को, वो सारा इसमें आ रहा होगा। कंपनी, जितनी भी लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट पब्लिक, वो सारी इसमें आएंगी। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का जब वर्ड आता है तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए, क्या हम गवर्नमेंट से टैक्स लेंगे? टैक्स कौन लेती है? गवर्नमेंट। तो क्या हम टैक्स भी गवर्नमेंट से लेंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब इदारे हैं, यहाँ पे क्या मतलब है, गवर्नमेंट के इदारे हैं। जैसे PIA, दैट इज द गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट। भाई PIA पैसे कमा रहा है, उनसे टैक्स लेना है हमने, वो सेल्स कर रहा है। अब PIA जो है वो टिकट सब इशू करता है, वो टिकट पर टैक्स ले रहा है, जो वो हमसे वसूल कर रहा है वो उसका आउटपुट टैक्स है, जाके पे नहीं कर रहा वो। तो ये गवर्नमेंट के इदारे आएंगे।
अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो कभी भी एफबीआर नोटिस नहीं भेजेगा मरियम नवाज को कि आप सीएम पंजाब है, टैक्स पे करें। वो बात करेंगे पंजाब के इदारों की कि भाई ये आपके इदारे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये टैक्स देंगे। अगर कभी भी उन्होंने टैक्स देना है, वो लाहौर के मेयर को नहीं नोटिस भेजेंगे, वो भेजेंगे लाहौर के इदारों को कि एलडीए जो है अपनी कितनी कलेक्शन की है टैक्स दे। अब देखा रहे एलडीए पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, एलडीए फाइन कर रहा है, रेवेन्यू कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, टैक्स लेंगे। आपकी मेट्रो बस अथॉरिटी है, ये लोकल बेस्ड है, लाहौर बेस्ड है। आपकी जो ओएलटी है, ऑरेंज लाइन ट्रेन अथॉरिटी जो है, लोकल बेस्ड है, पैसे कमा रही है। वो जब सरकारी गवर्नमेंट टैक्स लेंगे, वो ये नहीं कहेंगे भाई हमें टैक्स दो। वो किसको नोटिस भेजेंगे? ओएलटी वालों को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? वासा वालों को। किसको भेजेंगे? पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पीएचए, इनको नोटिस भेज रहे होंगे, इनसे टैक्स ले रहे होंगे। अब कहने को तो टैक्स उन्होंने सरकार से ही लिया है, बट सरकार से मुराद किसकी है? सरकारी इदारों से ले रही है। तो ये इदारों की बात होती है, ठीक है। और जब हम कंपनी की जब जाएंगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है, हम इसको कंपनी के डेफिनेशन में ही कवर कर रहे होते हैं। है तो गवर्नमेंट, है तो इदारे, लेकिन हम किस में कवर करते हैं? कंपनी में कवर करते हैं। तो पर्सन क्या होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पर्सन का मतलब सिर्फ शख्स नहीं है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड गवर्नमेंट। चार चीज़ें कौन कौन सी? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड गवर्नमेंट, दैट्स इट। पेपर में वो कभी भी नहीं कहेगा डिफाइन पर्सन, ये कभी भी नहीं पूछने वाला आपसे। डन। सेम डेफिनेशन ये इनकम टैक्स में भी लिखी है, तो वहां पे हम इसको अब डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक चीज़ याद रखना, जब हम टैक्स को आगे चलेंगे, जब कुछ डेफिनेशन में, कुछ कंसेप्ट्स में आएंगे, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो सबके लिए हैं। इंडिविजुअल के लिए भी हैं, एओपी के लिए भी हैं, कंपनी के लिए भी हैं। बट कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए हैं। अब हमें कैसे चलेगा पता? जहाँ पे उसने कंपनी का वर्ड ले लिया, इसका मतलब बात किसके लिए है? कंपनी के लिए। वो इंडिविजुअल के लिए, एओपी के लिए वैलिड नहीं है। जहाँ पे उसने एओपी का वर्ड लिख दिया, वो किसके लिए है? एओपी के लिए है, बाकी किसी लिए वैलिड नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी उसने पर्सन का वर्ड लिखा होगा, वो सारा कुछ क्या होगा? पर्सन के लिए, वो सब के लिए जो है वो क्या होगा? वैलिड होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। क्लियर है ये? कैफ लेवल के ऊपर हमने जिन लोगों की टैक्सेशन सीखनी है ना, वो इंडिविजुअल और एओपी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये कंपनी और गवर्नमेंट, ये आप जाके सीफैप में पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स में पढ़ेंगे। कैफ लेवल में हम किसके टैक्सेशन सीखेंगे? इंडिविजुअल की और एओपी की। जब हम इनकम टैक्स में मूव करेंगे, इनकम टैक्स में एक एरिया आएगा रिटर्न असेसमेंट अपील्स का। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो जमा कराना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को एक्सेल आता है ना, एमएस एक्सेल आता हुआ, या अगर आप लोगों ने एमएस ऑफिस किया हुआ, तो मैं आप लोगों को इन्हीं आपके लेक्चर्स में प्रैक्टिकल इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करना सिखा दूंगा। आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, बिकॉज जो एक इंडिविजुअल की, एक सैलरीड पर्सन की, या एक स्मॉल बिजनेस की जो रिटर्न्स फाइल करने के लिए जो रेलेवेंट नॉलेज चाहिए ना, वो सारी अभी कैफ लेवल में, इवन उससे ज़्यादा ही है। तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। उसके लिए सिर्फ आपको एमएस एक्सेल जो है वो आना चाहिए, ताकि आप अपनी कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो कर ले। फिर आप जाके फ्रीलांसिंग पे रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। लेना 500 रुपये रिटर्न फाइल करना, वो भी अंदर, आप भी अंदर, दोनों जो है वो अंदर होंगे, नोटिस आपको आएंगे। तो ये डेफिनेशन जो है वो आपने याद नहीं रखनी। दैट इज़ टोटली रीड ओनली। ठीक है, क्लियर है ये? उसके बाद yesterday when we are talking about the format, हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था, और हमने क्या बात की थी? हमने फॉर्मेट स्टार्ट करना है किससे? लेफ्ट पेज से। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, नाम उस किसका लिखेंगे? पर्सन का। और पर्सन हमारे पास दो ही हैं जो हमारे सिलेबस में रेलेवेंट है, एक इंडिविजुअल है और एक एओपी। ये कंपनी और गवर्नमेंट की टैक्सेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने सारे किसके बारे में कैलकुलेट करना है? इंडिविजुअल और एओपी। तो हमें लग गया पर्सन किसे कहते हैं। अब अगला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स पीरियड। क्या लिखा हुआ है? टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड क्या होता है, इसको हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस आउट करना है कि व्हाट इज अ टैक्स पीरियड। इससे पहले आप लोग पीआरसी में थे, वहाँ पे आप लोगों ने आईटीए पढ़ी होगी। आईटीए में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे। फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो आपको याद है, हम उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका नाम होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
फॉर द ईयर। हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? फॉर द ईयर। और वहाँ पे आप एक चीज़ समझते हैं कि आपका ईयर शुरू हुआ डैट इज़ 1 जनवरी 2025 से, ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2025 को। आप इस डेट से लेके इस डेट तक क्या करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हैं मैंने कितनी सेल्स की हैं, मैंने कितनी परचेज की हैं, क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था, क्या मेरे एक्सपेंसेस थे, कितनी डेप्रिसिएशन आई है, कितनी प्रोविजंस आई हैं, क्या मेरा नेट प्रॉफिट आया है, करते हैं। तो हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, इस तारीख से इस तारीख तक यहां पे हम देख रहे हैं। अगर ये रेफरेंस ना हो, कोई बंदा महीने के प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकाल के बैठा होगा, कोई 6 महीने की निकाल रहा होगा, कोई 2 साल की बना रहा होगा, ऐसा ही होगा। तो हमने एक स्टैंडर्ड कर दिया जिसको हमने नाम दिया अकाउंटिंग ईयर, जिसके लिए आप अक्सर वर्ड इस्तेमाल करते थे फाइनेंशियल ईयर, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की बना रहे किसके लिए? हम फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग में अगर एक फाइनेंशियल ईयर है तो क्या ये टैक्स के लिए भी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए? अगर हम वो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड ना दें, माइट भी मैं अपनी 1 महीने की इनकम शो कर दूं, ये भाई 2 महीने की कर दें, वो 1.5 साल की कर दें, आप करें 3 महीने की इनकम, तो फिर क्या होगा? कोई कम टैक्स पे कर रहा है, कोई ज़्यादा पे कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको एक स्टैंडर्ड पे लेके आना पड़ेगा। जब हम सेल्स टैक्स की बात करेंगे तो सेल्स टैक्स के लिए जो टैक्स पीरियड जो है वो क्या होगा? 1 मंथ। 1 मंथ सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड क्या होगा? 1 मंथ। 1 महीने को हम क्या कहते हैं? टैक्स पीरियड मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन हर महीने होती है। आप हर महीने अपनी सेल्स, अपना आउटपुट टैक्स, अपना इनपुट टैक्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपकी अटेम्प्ट सितंबर की है, आपको जो न्यूमेरिकल पेपर में आएगा वो होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब इसका मतलब क्या होगा? अगस्त आपका टैक्स पीरियड है, तो ये शुरू होगा 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये है एक टैक्स पीरियड। इसमें हमने देखना है कि मैंने कितनी सेल्स की हैं, मैंने कितनी परचेजेस की, मैंने सेल्स में से कितना आउटपुट टैक्स लिया और मैंने परचेजेस में कितना इनपुट टैक्स पे किया। ये सारा मैंने इस डेट से लेके इस डेट तक जो है वो क्या करना है? बताना होगा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स। जब मैं सेल्स करूँगा, मैं बिजनेस हूँ, मैं सेल्स करूँगा, तो जब मैं इनसे टैक्स वसूल करूँगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। अगर मैं ये मार्कर सेल कर रहा हूँ, 100 रुपये का मार्कर है, मैंने आपको मार्कर बेचा, आपने कहा 100 रुपया, मैंने कहा नहीं 100 रुपया भी, साथ 18 रुपीज़ टैक्स भी मुझे पे करें, तो जो मैंने आपसे लिया वो मेरे लिए क्या है? आउटपुट। मैं ये मार्कर कहीं से खरीद के लाया आऊँगा, तो जो मैं पे करके आऊँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 का लिया था तो मैं 9 रुपये पे करके आया था, वो मेरे लिए क्या था? इनपुट टैक्स। तो मैंने ये आउटपुट इनपुट टैक्स हर महीने कैलकुलेट करना है, हर महीने। और टैक्स पीरियड क्या है? इस डेट से लेके इस डेट तक जो है इसे हम क्या कहते हैं? टैक्स पीरियड कहते हैं। 1 महीने में कितना आउटपुट टैक्स आया, कितना इनपुट टैक्स पे किया, सारा हमने कैलकुलेट करके क्या करना है? गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। क्लियर है? इसलिए जब भी हम सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, टैक्स पीरियड होगा मंथ, अगस्त, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम हर महीने की रिटर्न जमा करवाते हैं। क्या करते हैं? हर महीने की रिटर्न जो है वो सबमिट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? टैक्स पीरियड की भी डेफिनेशन जो है वो आपने याद नहीं रखनी। क्लियर हो गया? क्लियर है? टैक्स पीरियड कौन सा होता है? 1 मंथ। व्हाट इज टैक्स पीरियड? 1 मंथ। अब सवाल ये है कि हमने पहली बात की कि सारी कहानी किसके लिए है? पर्सन के लिए, हमने डिस्कस किया। अब सवाल ये है, क्या हर पर्सन ये आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेगा, हर पर्सन इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेगा? कैसा होता है? आप मुझे आज कोई आप में से कोई ब्रेकफास्ट करके आया, कुछ खा के आए, कुछ खाया है? कोई किसी ने जाके कोई स्ट्रीट से कोई चीज़ खाई है? क्या मांग के नहीं खानी थी, या अल्लाह अल्लाह के नाम पे कोई दे दे, वो वाली स्ट्रीट की बात नहीं कर रहा। कोई खरीद के चीज़ खाई है? चर्स भरे हुए पीते भाईजान, लगने पे कुछ नहीं है।
सुबह चाय पी के आए, खरीद के घर बना के, या कोई खरीद के नहीं पीता? चलें हम इसको मज़ीद करते हैं। अभी क्लास ओवर होगी, आप लोग जाएगा भाई, यहाँ बैठा होगा फ्राइज़ वाला, ठीक है, फ्राइज़ वाला कभी खाइए? चलें, अब फ्राइज़ वाला एक पर्सन है, वो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा है। बेसिकली कच्चे आलू लेके आ रहा है और आपको फ्राइज़ बना के बेच रहा है। मैन्युफैक्चर तो है, सेल्स कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, और वो रॉ मटेरियल ख़रीद के भी लाया है। अब ये फ्राइज़ वाले की एग्जांपल लेते हैं, इसके पास रॉ मटेरियल कौन कौन सा लेके आया होगा, बताओ? आलू लाया होगा, और ऑयल, गैस, और कॉर्नफ्लोर, और वेरी गुड, केचप लाया होगा, और मसाले लाएगा। तो इसमें हंस क्यों रहे हैं? ये एग्जाम्पल ये रियलिस्टिक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, उसने ऑयल ख़रीदा तो वो ऑयल के ऊपर टैक्स पे करके आया, उसका वो इनपुट टैक्स है। उसने, आपने क्या कहा था, कॉर्नफ्लोर उसने बाय किया, उसके ऊपर उसने टैक्स पे किया। पता है, अभी इसे सिगरेट नहीं पिया भाई साहब ने, जीएसटी पे नहीं करके आया ये, तो वो पे करके आया है। आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उस पर क्या किया, टैक्स पे किया, आपने पे करके आया, वो उसका इनपुट टैक्स था। अब उसने फ्राइज़ बनाई, आपको सेल्स की। अब उस आपने 100 रुपये की फ्राइज़ ली, लेकिन क्या उसने आपको 100 रुपये की जब फ्राइज़ बेची, उसने कहा नहीं 1 मिनट रुकें, मुझे 18 रुपीज़ और दे, मैंने आपसे सेल्स टैक्स लेने? नहीं, उसने तो नहीं कहा, उसने तो बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन आप अभी जाएं किसी भी ये फूड चेन के ऊपर जिनका बॉयकॉट चल रहा है, उनके पास भी चले जाएंगे, आप उनसे फ्राइज़ लेंगे, अगर आपकी 500 के फ्राइज़ लिए ना, तो बिल आएगा, लिखा होगा 500 रुपया प्लस सेल्स टैक्स, और आप तकरीबन 620 रुपये या 580 रुपये पे करके आ रहे होंगे, ऐसा ही होगा। अब सवाल ये है, वही फ्राइज़ एक फूड चेन ने बेची है, वही फ्राइज़ जो है आपको इस पठान ने बेची है, इसने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया, उसने सेल्स टैक्स आपने चार्ज किया है, ये कैसे डिफरेंस हुआ? कैसे, हाउ? क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जाते हैं ईद की शॉपिंग करते हैं, आप किसी लोकल बाज़ार में जाते हैं, आप वहाँ से कपड़ा लेते हैं, आपने ड्रेस लिया 5,000 रुपये का, उसने आपसे बस 5,000 रुपया लिया, ड्रेस दे दिया, दैट्स इट। आप जाएं किसी मॉल में किसी ब्रांड के पास, फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं मरियम एंड मारिया के पास, आपने ड्रेस लिया, आपको इनवॉइस आएगी कि जी ये ड्रेस की अमाउंट है, 15% टैक्स है, आपने टोटल ये पे किया, कपड़ा तो वही है। वहाँ पे टैक्स नहीं लिया, बट यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं। कैसे? दुकानदार तो कपड़ा ही बेच रहा है। आप जाते हैं किसी लोकल फट्टे के पर जाके शूज़ लेते हैं, कोई टैक्स चार्ज नहीं करता वो आपसे। आप जाके ब्रांड से लेते हैं, वो टैक्स चार्ज करते हैं। आप बिरयानी जाके खाते हैं किसी भी लोकल स्टॉल से, वो प्लेट देगा, डेट्स इट। जाके किसी भी रेस्टोरेंट से खाते हैं, वो टैक्स लेगा। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि भाईजान कौन टैक्स ले रहा है, कौन टैक्स नहीं ले रहा? कैसे फैसला करेंगे? इसके लिए एक असूल है, वो क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन। कौन? ये टैक्स कौन ले सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। पर्सन क्या होता है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड गवर्नमेंट। अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या होगा? हम जो कानून पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जो बंदा इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन। अबे आगे जाके हमारा चैप्टर पूरा आएगा, वो रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक ही है कि हम रजिस्टर्ड कैसे होते हैं। अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है, वो जाएगा अप्लाई करेगा गवर्नमेंट को, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, अपने बिजनेस की डिटेल्स, प्रेमिसेस कहाँ पे हैं, उनकी जीपीएस टैग फोटोग्राफ अपलोड करेगा, फ़ी पे करेगा, तो वो उसको रजिस्टर्ड कर देगी। अब कभी आप जाकर नोटिस कीजिएगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे एक बेकरी है, केक्स एंड बेक्स। आप इसमें एंटर होंगे ना, जहाँ पे इनका कैश काउंटर लगा हुआ है, उसके बिल्कुल पीछे इन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ है एफबीआर का, जिस पे लिखा हुआ है कि वी आर रजिस्टर्ड। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसको वो क्या कहते हैं? STRN। जिसको वो क्या कहते हैं? STRN कहते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। वो क्यों लिख के लगाया है? कि भाई हम रजिस्टर्ड हैं, हम आपके पास आएंगे,
या आप हमारे पास आएंगे, अब हमसे सामान खरीदेंगे, हम क्या लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे। वो क्या है, इस चीज़ का एविडेंस है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट ना हो और वो आपसे टैक्स ले लें, आप कंप्लेन करें, अंदर होंगे, वो कारोबार बंद हो जाएगा। बिकॉज टैक्स कौन ले सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन। अब आते हैं वापस, ये जो फ्राइज की है थी बड़ा रेस्टोरेंट, वो क्या था, रजिस्टर्ड था। अगर आप कोई इनवॉइस उनकी पकड़ेंगे, उनके बिल के ऊपर लिखा होता है एक एनटीएन नंबर, एनटीएन कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर को, वो होता है इनकम टैक्स के लिए, और एक लिखा होगा एसटीआरएन, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो होगा किसके लिए, सेल्स टैक्स के। वो उनकी इनवॉइस पे क्या होता है, लिखा होता है। अगर वो इनवॉइस पे ना लिखा हो और वो आपसे टैक्स ले ले, आप कंप्लेन करें, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो इलीगल है। लेकिन जब आप जाके इस पठान से फ्राइज लेंगे, इसके पास से कोई एसटीआरएन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आउटपुट टैक्स कौन लेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। ये सारा कुछ किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है उनके लिए सारा कुछ नहीं होगा। ये जो ब्रांड्स होंगे ये रजिस्टर्ड होंगे, जो लोकल फट्टे पर डील कर रहे होंगे वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो यहां से एक चीज आपने याद रखनी है कि सेल्स टैक्स कौन लेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। तो जिंदगी में आप किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, किसी भी जगह आप खाना खाने जाते हैं, अगर आपको बिल दे रहा है और उसने बिल में जीएसटी लिख दिया है, आपने इनवॉइस पकड़ लिया, उसने कहेंगे मुझे बताया आपका नंबर क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसने इनवॉइस पे लिखा होगा, आप टैक्स पे कर दें। अगर नहीं है और वो आपसे टैक्स ले रहा है, आप उसे कंप्लेन कर दें, आप पीआरए में कंप्लेन कर दें, आप एफपीआर को कंप्लेन कर दें, एक तो वो अंदर होगा, आपको फिर इनाम भी दिया जाएगा। क्यों, बिकॉज ये टैक्स सारा कौन कैलकुलेट कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन। अब नो हु इज रजिस्टर्ड पर्सन, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है या जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, जिसको हमने कह दिया तुम रजिस्टर्ड हो, वो भी हमारे लिए क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। इज दैट क्लियर। ये दोनों डेफिनेशन ने रीड ओनली है, पेपर में नहीं पूछना उसने डिफाइन रजिस्टर्ड पर्सन, पेपर में उसने नहीं पूछना डिफाइन पर्सन, पेपर में उसने नहीं पूछना डिफाइन टैक्स पीरियड। वो पेपर में आपसे ये चीज़ें नहीं पूछेगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। गॉट इट, समझ लेगी। तो जब हम न्यूमेरिकल साथ साथ कर रहे थे, तो ये सारा कुछ किसके लिए है, न्यूमेरिकल किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो पर्सन क्या होगा, हमें ये लग गई पता, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट, ये पर्सन है। और इन पर्सन में से किसके लिए सर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। कौन होगा, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। अब न्यूमेरिकल हमारे पास 16 नंबर का ऑन एवरेज आएगा, तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, कितना आपने गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे करना है या कितना आपने रिफंड लेना है, वो आएगा। फिर हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज इनपुट टैक्स जो हम पे करेंगे, जैसे अभी हमने बात की है, एंड व्हाट इज आउटपुट टैक्स जो हम वसूल करेंगे। तो न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किस पेज से करना है, लेफ्ट पेज से। लेफ्ट पेज के ऊपर आप क्या लिखेंगे, उस बंदे का नाम जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। आप लिखेंगे टैक्स पीरियड, किस मंथ के लिए कैलकुलेट हो रहा है, हेडिंग देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, इनपुट टैक्स, और 3 कॉलम्स आप बनाएंगे, एक वैल्यू का, एक रेट का और एक अमाउंट का। दिखाएगा रजिस्टर। तो आपने जब स्टार्ट करना है बेसिकली, तो कल भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, यहाँ याद रखना है कि ये वाला जो एरिया है इनपुट टैक्स का, ये सारा कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट पेज पे। जो आउटपुट टैक्स होगा, जो हम सेल्स करेंगे, वो कहाँ आएगा, राइट पे। और जो वर्किंग वगैरह होगी वो हम कहाँ करेंगे, अगले 2 पेजेस पे करेंगे। तो आपका सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल ऐसे ही होना है, और अगर आप इस तरह लेके चलेंगे, दैट विल बी इजी फॉर यू। आप इसमें से आराम से 70% मार्क्स जो हैं हर न्यूमेरिकल में ले जाएंगे। इवन वो न्यूमेरिकल जो आज से 6 महीने बाद आप जाके आईकैप में सॉल्व करना होगा, जो टोटली अनसीन होगा, उसमें से भी आपके 70% मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो ये हमने लिखना है यहाँ पे सेल्स टैक्स क्रेडिट। अब व्हाट इज इनपुट टैक्स, जो हमने पे किया है। अब यहाँ पे जो हमने गुड्स वगैरह परचेज की होंगी वो आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज की हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए। अगर मैंने 1.5 लाख रुपए की गुड्स परचेज की हैं, तो मैंने 1.5 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से कितना टैक्स पे किया होगा, 27
7,000 पे किया होगा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा कि ये 27,000 में पे करके आया हूँ, ये मेरा क्या है, इनपुट टैक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी जाके ना हम तो जो कि इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, हम बिजली का बिल पे करते हैं, आप देखेंगे बिजली के बिल के ऊपर भी हमने टैक्स पे किया होता है, जीएसटी लिखा होता है। अब मैंने पे किया, मैं क्लेम नहीं कर सकता, मैं तो कस्टमर हूँ, लेकिन जो फैक्ट्री है वो क्लेम कर रही होती है। अगर एक फैक्ट्री का बिल जो है वो 2 लाख रुपए आया है, तो उसके ऊपर जो उसने टैक्स पे किया होगा वो लिख देगी कि भाई मैंने इतना टैक्स पे किया है। तो पर्सन ने जो टैक्स पे किए होंगे वो सारे कहाँ लिखे जाएंगे, इस इनपुट टैक्स के कॉलम में लिखे जा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो मुझे बताए, फिर हम आगे चलते हैं यहाँ से। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? इसको अगर आपने नोट डाउन करने फॉर्मेट में नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों के पास कुछ नहीं लिखने के लिए? पेपर भी इनका आपने करना बैठ गया क्या में? हमने जंग पे जाना है लेकिन सारा असला घर छोड़ के जाना है, ऐसे नहीं होता, लिखा करें प्रॉपर। ये वॉकिंग कस्टमर्स तो नहीं है, चलते फिरते आ गए, फंस गए तो क्यों आए हैं? तो बंदा थोड़ा बहुत जा के आता है, दे आर इन सेंस ऑफ रजिस्टर लेके आता है। तो एक कागज़ सी लेके किसी से बोरो कर लें, एक पेन लेके बैठे ताकि चीज़ें लिखें थोड़ी बहुत आप। क्लियर है ये? अब चलते हैं आगे, ये डेफिनेशंस इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। ये डेफिनेशन आपने क्रैम नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, बिकॉज पेपर में आई कैप कभी भी नहीं पूछने लगा कि डिफाइन इनपुट टैक्स। पेपर में आई कैप आप लोगों से कभी भी नहीं पूछने लगता कि डिफाइन आउटपुट टैक्स। उसने समझना है कि लॉजिक आपको पता है। अब व्हाट इज आउटपुट टैक्स, क्या होता है? जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं। व्हाट इज इनपुट टैक्स? आपको सिर्फ ये कंसेप्ट जो है वो ही पता होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा रीड कर लें, बताएं इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज पेपर में ये नहीं पूछेगा। अब पहला कहता है कि टैक्स लेविड अंडर सेल्स टैक्स। लेवी का मतलब होता है लगाना, लागू करना, इम्पोज करना। जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक आप सप्लाई ऑफ गुड्स पे, मैं यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइट करूँगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज आगे हमारे लेक्चर में सारी बहस ना इनके ऊपर होगी कि सप्लाई किसे कहते हैं और गुड्स किसे कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो हम सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। जैसे एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहा है, वो टैक्स लेगा आपसे, डैट विल बी अ सेल्स टैक्स। एक बंदा कपड़े सेल कर रहा है, वो टैक्स लेगा, डैट विल बी अ सेल्स टैक्स। एक बंदा टीवी सेल कर रहा है, वो क्या होगा, सेल्स टैक्स होगा। एक बंदा गाड़ियाँ सेल कर रहा है, अब गाड़ी गुड्स है ना, उससे सेल की हैं, जो टैक्स ले रहा है आपसे उसके लिए क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। फिर FAD फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप जाके इसको पढ़ेंगे CFAP में, बस नाम के हद तक याद करनी है कि अगर फेडरल एक्साइज एक्ट के मुताबिक जो आप ड्यूटी पे करते हैं, क्योंकि जो ना एक्साइज ड्यूटीज़ ये हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे होती है। फॉर एग्जांपल मैं चेयर ख़रीदता हूँ और मैंने चेयर ही बेच दी, मैंने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं की, मैं कोई FAD पे नहीं करूँगा। मैं लोहा लेके आता हूँ, सारा रबड़ लेके आता हूँ, मैं चेयर बना के बेचता हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को FAD भी पे करूँगा, जो किसके ऊपर होगी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होगी। डन हो गया? तो ये गवर्नमेंट को पे की जाती है, जो आप पे कर रहे हैं या जो आपसे वो क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। जैसे आप बात करें जो आपके होते हैं ना सिगरेट प्रोडक्ट्स होते हैं, सिगरेट्स के ऊपर अराउंड 56% FAD जो है वो पे की जा रही होती है, तो वो क्या होगा, आपका आउटपुट टैक्स होगा। उसके बाद सर्विसेज के ऊपर, अब सर्विसेज का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रही हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रही हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका सॉफ्टवेयर हाउस है, वो वेबसाइट बना के बेच रहा है, सॉफ्टवेयर बना के बेच रहा है। इवन ये आप लोगों की आजकल फ्रीलांसिंग सर्विसेज आती हैं, आप IT सर्विसेज दे रही हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह की सारी सर्विसेज हैं।
अगर आपकी एज अ रजिस्टर्ड पर्सन के तौर पर सर्विसेज दे रहे हैं तो जो आप टैक्स चार्ज करेंगे वो भी क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और जो इस्लामाबाद में टैक्स चार्ज होगा डेट इज़ 16% जो सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह के ऊपर होता है, जो टैक्स पे किया जा रहा होगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो आप जो रिसीव कर रहे हैं वो क्या है, आउटपुट टैक्स है। अब इसके साथ ही हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन आएगी डैट विल बी इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स कहता है ये किसके लिए है, सारा कुछ हम रजिस्टर्ड पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं। हमें ये पता है कि रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, इसका तो हमें पता है। अब व्हाट इज़ इनपुट टैक्स, अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने पे किया, जो पे किया वो मेरे लिए क्या है, इनपुट टैक्स है। ये तो क्लियर है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब जब मैंने गुड्स खरीदी, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स जो मैं गुड्स पे कर रहा हूँ, टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, इनपुट टैक्स। आप आ जाते हैं बेकरी पे जाके आप परचेज करें आइसक्रीम, आप जो टैक्स पे करेंगे वो क्या है, आपके लिए इनपुट टैक्स है। उसके अलावा जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जब आपकी गुड्स क्लियर होती हैं, आप गवर्नमेंट को कस्टम के साथ टैक्स पे करते हैं, वो भी क्या कहलाएगा, आपका इनपुट टैक्स कहलाएगा। फिर अंडर एक्साइज एक्ट जो आप टैक्स पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, जो आप पे करेंगे वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। जब आपने कुछ सर्विसेज वगैरह ली हैं, आप उसके ऊपर कोई टैक्स पे करते हैं, वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। जैसे ये होटल्स वगैरह होते हैं, ये रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं पंजाब में, ये पंजाब जो रेवेन्यू अथॉरिटी PRA जो है, इनको टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो ये पे कर रहे हैं उनके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। उसके अलावा सेल्स टैक्स लेविड adopted in the state of आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन। कि मैं फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, वो आज़ाद कश्मीर में उसका प्लांट लगा हुआ है, मैंने उस जाकर उससे गुड्स खरीदी हैं, जो मैं AGK में टैक्स पे करके आऊँगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स जो है वो कहला रहा होगा। तो बेसिकली हमारा इनपुट टैक्स क्या है, जो हम क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। और आउटपुट टैक्स क्या है, जो हम क्या कर रहे होते हैं, वसूल कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ इनपुट टैक्स, जो हम क्या करेंगे, हम पे करेंगे। व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स, जो हम क्या करेंगे, रिसीव कर रहे होंगे। तो ये दो डेफिनेशन हैं, इसमें से आपको कोई चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में ये थोड़ी पूछेगा, उसको पेपर में फ़ेल करने के लिए बड़ा कुछ बात पता है, यहाँ से आपको फ़ेल नहीं करेगा, वो जहाँ से फ़ेल करेगा वो आपका वहम गुमान भी नहीं है। बट ये कंसेप्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ इनपुट टैक्स, यू हैव टू नो व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पर्सन, व्हाट इज़ रजिस्टर्ड पर्सन, व्हाट इज़ टैक्स पीरियड, ये सारा आपको पता होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? आगे चलते हैं और आगे हम कैलकुलेशन करते हैं कि टैक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम टैक्स लगाएंगे, टैक्स की फ्रैक्शन क्या होती है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। बिकॉज अब न्यूमेरिकल्स मैं फिर कह रहा हूँ कि आई एम नॉट लाइक डैट। इवन इनकम टैक्स में भी ये नहीं होगा कि हम अभी पढ़ लेंगे, पास्ट पेपर बाद में करेंगे, ऐसे नहीं होता। हमने हर चीज़ जो है वो साथ साथ ही करनी है और लॉजिकली बिल्ड करके लेके चलनी है। तो न्यूमेरिकल्स हम साथ साथ ही अपनी चीज़ें सीख रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स हमने लेवी करना कैसे है, टैक्स हमने लगाना कैसे है, इसको हमने ज़रा यहाँ पे सीखना है। इसके लिए दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उनको हमने यहाँ पे देखना है। एक होता है वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, एक वर्ड होता है वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अब देखें सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेल्स की 10,000 रुपये की, कितने की सेल्स की, 10,000 रुपये की। टैक्स का रेट क्या है, 18% है। 10,000 का 18% लें, क्या जवाब आता है, कितना आएगा, 1800। ये आपके पास आ गया, डैट इज़ सेल्स टैक्स। ये क्या आ गया आपके पास, सेल्स टैक्स। अब देखिएगा ज़रा इसको हम कहते हैं वैल्यू। ये मेरे पास है टैक्स परसेंटेज या टैक्स रेट, और ये मेरे पास क्या है, टैक्स, हाँ टैक्स अमाउंट, टोटल नहीं है, ये क्या है, टैक्स अमाउंट। ये वैल्यू है, ये रेट है, और ये मेरे पास क्या आ गया, टैक्स आ गया। अब एक बंदा आता है मेरे पास, कितने की मुझे सामान बेचते हैं, कितने का सामान है, 10,000 रुपये का। हमने कहा भाई 10,000 का सामान है, 18 टैक्स है, तो हमने जब उससे अमाउंट रिसीव की तो हम उससे कितने अमाउंट लेंगे, 11,800। ये जो है डैट इज़ टोटल अमाउंट। ये क्या है, टोटल अमाउंट। ये 11,800 क्या सारे के सारे गुड्स के पैसे हैं, नहीं। हमें पता है
इस 11,800 में 10,000 रुपया क्या है गुड्स का है और 1,800 क्या है हमारे पास सेल्स टैक्स है। ठीक है, अब ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है ना, इससे ही हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। एक होता है सेल्स वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, और दूसरा हम डिस्कस करते हैं वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। दो कंसेप्ट हैं, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है शामिल ना होना, एक्सक्लूड होना। इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल होना, ऐड होना। अब वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स जो है ना, वो आपके सामने ये है, दिस इज वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। कि मुझे पता है कि भाई मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उसकी अमाउंट क्या है, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट हमारे पास होगी, हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। क्या फॉर्मूला होगा, ये देखें, अमाउंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किया रेट से, मुझे लग गया टैक्स का पता। अब फॉर एग्जांपल हमने 27,000 रुपये की चीज़ बेची है और हम मालूम करना चाहते हैं टैक्स कितना होगा, तो भाई वैल्यू कितनी है 27,000, रेट कितना है 18%, तो मुझे बताएं टैक्स की अमाउंट कितनी आएगी, कितनी 4860। चल गया पता। फॉर एग्जांपल आपने चीज़ बेची है 36,000 की और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 36,000 रुपये के पे मुझे कितना टैक्स लेना पड़ेगा इनसे, कैसे करेंगे, 36 इंटू रेट, क्या जवाब आएगा 6480। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स बेची हैं 75,000 की और आप कस्टमर से सेल टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे बताएंगे कितना सेल टैक्स उसने पे करना है। आप 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, क्या जवाब आएगा, कितना 13500, तो समझ लगी। अब ये है वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। इस वैल्यू में सेल्स टैक्स शामिल नहीं था, इस वैल्यू में सेल्स टैक्स शामिल नहीं था, इस वैल्यू में सेल्स टैक्स शामिल नहीं था। हमने वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, टैक्स आ गया। वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, टैक्स आ गया। इसको हम कहते हैं वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स। कैसे निकालेंगे, अब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स की अमाउंट जो है वो आ जाएगी। कैश से करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैश से करते हैं तो ज़्यादा लगता है, कार्ड से 18%, तो वो क्यों, तो कार्ड से करने तो 5, हम कर क्या रहे हैं अभी, नहीं मतलब वो कैलकुलेट कर रहे हैं 18% के साथ, क्योंकि कैश इकोनॉमी को निगेट करते हैं वो। आप कैश में परचेज करके आएंगे, कैश का सोर्स नहीं पता कहाँ से आया, बट बैंक से पे करेंगे, बैंक का सोर्स होता है। इसलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए सेल्स टैक्स कम किया हुआ है। आप बैंक से पे करेंगे 5% GST है, कार्ड से पेमेंट करेंगे, आप कैश में पे करेंगे 18% GST है, जस्ट टू प्रमोट बैंकिंग। अब क्योंकि बैंक में अगर पैसे हैं उसका डॉक्यूमेंट होगा, पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, कैश में पे करेंगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डेट्स वाई। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगला टर्म जो है हमारे पास, दैट इज वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव। अब देखिए ये जो है ना 11,800, इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है। अब इसमें से सेल्स टैक्स निकालना है, कितना होगा। अब देखें ये शो कर रहा है मुझे 100% को, ये शो कर रहा है मेरा 18% को, ऐसा ही है। तो 100 + 18 ये किसको शो कर रहा है, 118% को। तो अगर मैंने टैक्स की अमाउंट निकालनी हो तो 11,800 को अगर मैं 1118 पे डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, तो मेरे पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, कितनी बनेगी, 1800 अमाउंट बन रही होगी। क्लियर है ये। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा कि आपके पास जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 118 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 18 से,
तो आपके पास आ जाएगी सेल्स टैक्स की अमाउंट, और इसको हम कहते हैं फॉर्मूले को टैक्स फ्रैक्शन, जो आपके पास बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। अब हम लेते हैं वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आपके पास है 50,000 रुपया और ये 50,000 में सेल्स टैक्स शामिल है। अब मुझे पता करना है कि भाई कितना सेल्स टैक्स था। तो क्या करेंगे, इस 50 को हम डिवाइड करेंगे 118 पे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी सेल्स टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है बताएं। 7627। अब मुझे लग गया पता कि भाई ये 50,000 में सेल्स टैक्स शामिल था, तो अगर मैं 50,000 में से 7627 लेस करवाऊँ तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आती है, मैंने कितने पे सेल्स की थी गुड्स, ज़रा बताएं। 423, ये मेरे पास वैल्यू सप्लाई थी और इस पे इतना टैक्स था, मैंने कस्टमर से कितने लिए, टोटल 50,000 लिए थे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 72,000 और इसमें टैक्स शामिल है। 118 पे डिवाइड करते हैं, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टैक्स शामिल है बताएं। 72 को 118 पे डिवाइड करें, 18 से मल्टीप्लाई करें, कितना टैक्स, 10,984। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 59,000, इसको डिवाइड करें आप 118 पे, मल्टीप्लाई करें 18 से, कितना आएगा, 9,000 आएगा। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कब होती है और टैक्स हमने कैसे निकालना है। वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो तो हमने टैक्स कैसे निकालना है। पेपर में याद रखिएगा 99.9% हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स के मुताबिक है। हमें अमाउंट बताएगा, हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। हमारे आज तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कौन से हैं, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स के हैं। लेकिन वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स हैं नहीं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आई कैप में जो चीज़ नहीं पूछी वो कभी भी नहीं पूछेगा। आप FA BA नहीं कर रहे कि जहाँ पे आप 5 साल पेपर याद करेंगे और वही आ जाएगा। यू आर डूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, यहाँ जो चीज़ नहीं आई वो लाजमी आएगी। तो आपको कंसेप्चुअली लेके चलना है। पेपर हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो सारे इस तरह ही होगा कि 2 लाख रुपए की परचेज़ की थी, 2 लाख इंटू 18%, टैक्स आ गया 36,000। 5 लाख के लिए थी, टैक्स कितना हुआ 90,000, हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स आ जाएगा। बट ये आ सकता है अगर वो कोई भी कभी भी कह दे कि दिस अमाउंट इज़ इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तो कैसे निकालेंगे, 118 से डिवाइड करोगे, 18 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, टैक्स फ्रैक्शन कहते हैं, टैक्स फ्रैक्शन फॉर्मूला कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर कि वैल्यू इंक्लूसिव क्या होती है और वैल्यू एक्सक्लूसिव क्या होती है। हमारे सिलेबस में सेल्स टैक्स जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ही आती हैं, लेकिन इसका कतअन ये मतलब नहीं कि आगे भी यही आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ख़ास तौर पर एक हम पॉइंट पढ़ेंगे अगर जाके, जो बिजली का बिल होता है ना, जब अगर उसने हमें कोई बिजली का बिल दे किया तो बिजली का बिल हमेशा जो है डैट विल बी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, उसमें सेल्स टैक्स जो है वो शामिल होता है। तो हम उसको इस तरह डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे। गॉट इट, इसको नोट करना है कर लें, फिर हम आगे चलते हैं कि टैक्स फ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, व्हाट इज़ इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसको हम जरा देख लें।
थ्योरी थ्योरी आएगी, उसमें एमसीक्यूज भी होंगे? नहीं, सिर्फ थ्योरी होगी। डेफिनेशन डेफिनेशन टेक्स्ट में तो नहीं आती, कंसेप्चुअल थ्योरीज होती हैं, डिस्कस करेंगे आगे जाके। और अगला टैक्सेबल एक्टिविटी, इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डिस्कस। ये साथ साथ करेंगे, न्यूमेरिकल थोड़ा सा और थोड़ी थ्योरी करते हैं कि हमने हर चीज़ साथ साथ करनी है। हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिस टॉपिक के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे हम वो साथ करेंगे, और न्यूमेरिकल्स की हम बेस साथ साथ बना कर चलेंगे, ताकि एट द एंड हमें हर चीज़ का पता हो, हम कंसोलिडेट करें और चीज़ों को ख़त्म करें। बुक कब आ रही है? मैंने PDF शेयर कर दिया था कल हर जगह पे, मैंने PDF हर जगह पे शेयर कर दिया था, तो मैंने उनके में ग्रुप्स में नहीं ऐड कर रहे लोग। मेरा क्या कसूर है? सर आप बता दो कि क्या किया है? यहाँ से निकलें कि ये खड़े आतिफ आब्दी साहब, उनको कह देना आगे, मैं क्या कह सकता हूँ आतिफ आब्दी, और मैं क्या कह सकता हूँ, नहीं मैनेजमेंट से बात करें। मैंने वैसे PDF शेयर कर दी थी और इस वीकेंड तक एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ईद से पहले की ना बुक दे दी है प्रिंट के लिए। ऐसे में आपको हासिस के मिलते हैं ना, मैं कहा आपकी आप कह रहे हैं तो दोबारा करके आ जाएगा, एक दफा दोबारा शेयर करते हैं ग्रुप में आ जाएगा। आप ग्रुप की जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन पे ड्राइव का लिंक लगा हुआ है, उस ड्राइव के लिंक में बुक पड़ी हुई है, और उस बुक के अंदर एक QR कोड है, आप वो स्कैन करेंगे तो बुक के सारे सोल्यूशन वहाँ मिल जाएंगे आपको। पास्ट पेपर के तमाम सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग स्कीम, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा आपको। हॉटस्पॉट ऑन कर दें। तो उसके पैसे सेव करो ना गोल्ड लीफ के। तो बुक गूगल डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे हर चीज़, इवन ये लेक्चर, ये नोट्स, अभी स्लाइड्स है ना, ये भी वहाँ पे अपलोड होंगी, तो आप वहाँ से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड तो ये है कि ईद से पहले की बुक दी हुई थी, तो रमज़ान में कौन पढ़ता है, कौन काम करता है, छोटी ईद से पहले की, तो एक्सपेक्टेड इस वीकेंड तक की थी, बट अगले वीक में शायद बुक आ जाए। सिगरेट फिर नहीं दूंगा। ये क्लियर है वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स क्या होती है और किस तरह है। अब जैसे हम फॉर्मेट पे बात करते हैं, वापस आते हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज की, आपने गुड्स बाय की, आपको पता है वैल्यू 1,00,000 रुपए की थी, आपको रेट पता है 18% है, आपने 18,000 का टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बिल पे किया, दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बिल की वो आपको ना टोटल अमाउंट बताएगा। अब टोटल अमाउंट आपको बिल को पता है कि आपने बिल जो है पे किया वो फॉर एग्जांपल 85,000 है। अब इस 85,000 में सेल्स टैक्स क्या है, शामिल है, तो मुझे तो चाहिए वैल्यू क्या होनी चाहिए और टैक्स क्या होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इस 85,000 को 118 पे डिवाइड करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास टैक्स की अमाउंट आ रही है, कितनी बनती है वो कंफर्म बताएगा। वो रेट्स हमेशा बताता है कौन सी चीज़ किसके ऊपर है। कितना बनेगा 129, ये आपके पास टैक्स की अमाउंट आ गई। अब 85 में से ज़रा 12966 लेस करवाएं, वैल्यू कितनी आएगी, कितनी वैल्यू आएगी 72034। ये आपकी बिल की वैल्यू थी और ये बिल के ऊपर क्या था, आपका सेल्स टैक्स था। तो दैट इज़ वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, और ये क्या है हमारे पास वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। तो एक्सक्लूसिव तो बड़ा आसान है, आपके पास वैल्यू होगी, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। 99.9% न्यूमेरिकल सारे इस तरह से हुए हैं पूरे पास पेपर। इवन आपकी बुक में जो है वो 2009 से लेके स्प्रिंग 2025 तक के पास पेपर्स पड़े हुए हैं, तो आप काउंट कर लें कितनी अटैम्प्ट्स बनती हैं। हर न्यूमेरिकल इसी तरह से, ये वैल्यू है, रेट लगा रहे हैं, टैक्स आ रहा है। एक वाहिद न्यूमेरिकल एक आधा मिलेगा जहाँ पे आपको एक आधी एडजस्टमेंट मिलेगी, जो कौन सी होगी, इंक्लूसिव ऑफ होगी, जिसमें आप 118 पर डिवाइड करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्स की अमाउंट आ रही होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? अब हमने क्योंकि टैक्स लगाना है, तो टैक्स को लगाने के लिए ना ये थोड़ी सी कहानी समझते हैं कि हमें एक तो चीज़ लगी पता कि टैक्स चार्ज होना है, कौन चार्ज करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, तो ये कैसे चार्ज होगा। थोड़ा सी एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। अभी हम बात करते हैं फ्राइज़ की, आलू।
आप जाके मार्केट से ना आलू ख़रीदेंगे दुकानदार से, क्या वो कहेगा कि यदि 50 रुपये किलो आलू है 9 रुपये का GST दें? नहीं कहेगा। लेकिन आप मार्केट में जाएं, आप वहाँ पे जाके ख़रीदें फ्रोज़न फ्राइज़, उस पर GST चार्ज होगा। और जो कटे हुए आलू शॉपर में पैक होंगे ना, जो फ्रिज में पड़े होंगे, उस पर सेल्स टैक्स आप पे करके आए हैं। आप जाके इस वक्त जाएं, जाके फ्रेश मीट जो है चिकन का हो गया या मटन का हो गया, आप फ्रेश बाय करेंगे, वो कहेगा जी 1000 रुपये किलो है प्लस टैक्स पे करें, नहीं। लेकिन आप जाएं किसी भी मॉल के ऊपर, वहाँ पे जाके आप बाय करें फ्रोज़न मीट, वहाँ पे GST चार्ज होगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जाके फ्रेश पाइनएप्पल लेते हैं, उस पर कोई GST पे नहीं करके आएंगे आप फ्रेश एप्पल लेते हैं, कोई GST पे नहीं करेंगे। लेकिन जाके आप कैंड एप्पल लेते हैं, कैंड पाइनएप्पल लेते हैं, आप उस पर GST पे करेंगे। आप जाके पालक ख़रीदते हैं मार्केट से, अगर 20 रुपये किलो पालक दे रहे हैं, क्या कहेगा जी 20 रुपये किलो पालक है, GST 3 रुपये का? नहीं। आप जाके मिचल्स की कैंड लेंगे स्पिनिच, उसके ऊपर GST चार्ज हुआ होगा। तो ये हम कैसे फ़ैसला करते हैं कि सेल्स टैक्स कब लगाना है, कब नहीं लगाना, इसका फ़ैसला किस तरह से किया जाएगा? कि ऐसे जब दिल करेगा मुँह उठाकर सेल्स टैक्स लगा देंगे या नहीं लगाएंगे, कैसे फ़ैसला किया जाएगा? तो उसके लिए असूल जो है ना, वो हमने याद रखना है। पहला असूल है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए। क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे सप्लाई क्या होती है और गुड्स क्या होती हैं। भाई गुड्स सप्लाई होगी, पालक बेच दी, पालक एक सब्जी वाले ने बेची है, पालक जो है एक बेची है स्टोर वाले ने भी। गोश्त बेच दिया, गोश्त बेचा है एक फ्रेश वाले ने भी, एक बेचा है आपका फ्रोज़न मीट भी। फ्राइज़ ये भी बेच रहा है, रेस्टोरेंट वाला भी बेच रहा है, एक बाहर जो वेंडर है वो भी बेच रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो रही हैं, बट कैसे डिसाइड करेंगे कि जो पठान बेच रहा है वो टैक्स नहीं लगा रहा, बट जो रेस्टोरेंट वाला है वो टैक्स लगा रहा है? उसके लिए हमने यहाँ पे आना है कि सबसे पहले हमने देखना है क्या वो एक्टिविटी टैक्सेबल है भी कि नहीं। क्या एक्टिविटी टैक्सेबल है भी कि नहीं? अगर वो एक्टिविटी टैक्सेबल ही नहीं है तो भाई सेल्स टैक्स लग ही नहीं सकता। जी सर एक्टिविटी टैक्सेबल है, ओके। अगला सवाल होगा जो हम चीज़ें बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, क्या वो टैक्सेबल है कि नहीं? अब एक्टिविटी टैक्सेबल कैसे होती है, कैसे नहीं होती? जस्ट टेक एग्जांपल, एक बंदा जो है उसकी हॉबी है पेंटिंग करना। क्या हॉबी? वो एक टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। आपके घर में गार्डन है, आपने अपने घर में खुद सब्जियां उगाई हुई है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन किसान है, किसान का खेत है, उसने सब्जियां उगाई हैं, वो क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी। डन हो गया। उसके बाद गुड्स, अभी हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसमें से हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ चुका हुआ है स्प्रिंग 2024 में, 4 नंबर का स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन था, 4 या 6 नंबर का। फिर गुड्स, जी एक्टिविटी टैक्सेबल है, जी हम क्या कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी है, ओके। क्या गुड्स टैक्सेबल हैं कि नहीं? अगर गुड्स टैक्सेबल नहीं है, कहानी ख़त्म, सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अगर गुड्स टैक्सेबल है तो फिर क्या लगेगा? सेल्स टैक्स स्टार्ट होगा। अब किस तरह फैसला होगा कि गुड्स टैक्सेबल है या नहीं? गंदम उगाई, गंदम उगा के एज इट इज़ बेच दी, ये टैक्सेबल नहीं है। लेकिन वही गंदम उगा के आप लेके गए फ्लोर मिल में, आटा बना के बेचोगे, वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो अगर गुड्स टैक्सेबल हैं, गुड्स हैं, तो फिर देखेंगे टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। अगर एग्जाम्प्ट है, कहानी ख़त्म। टैक्सेबल है और हमने सप्लाई की है, वाकई बेची हैं। एक है गंदम उगाई है, आटा बनाया और रख दिया, बेचा ही नहीं है। तो जब बेचा ही नहीं है तो टैक्स तो नहीं लेंगे ना। जब बेचेंगे तो फिर क्या करेंगे? जो वैल्यू होगी उस पर रेट लगाएंगे और मेरे पास क्या आएगा? टैक्स आ रहा होगा। तो टैक्स जो एंड पे लगना है वो इन सब से गुजर के आएगा। क्या भाई? टैक्सेबल एक्टिविटी होनी चाहिए, गुड्स सप्लाई होनी चाहिए, गुड्स टैक्सेबल होनी चाहिए, और गुड्स के फिर क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। क्या एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए। जो एक्टिविटी है उसमें गुड्स शामिल होनी चाहिए, गुड्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए, और गुड्स की हम क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। अगर सब में यस आएगा फिर सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, अदरवाइज हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कल हम सारे डिस्कशन जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो इससे ही शुरू करेंगे और हमने हर चीज़ समझनी है। ये जो आपके सामने लगा हुआ है, समझ आ गया, आपका सेल्स टैक्स जो है वो हो जाएगा। यू कैन से डैट कल के लेक्चर के बाद हमारा अराउंड 25% ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। 25% ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
आज के लेक्चर को ध्यान से सुन के समझ के आइएगा, बिकॉज कल का लेक्चर जो है वो सारा इसके ऊपर बेस करेगा और वो कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट होगा। कल हमने आपका यू कैन से डेट पहले 2 से 3 सवाल वो करने हैं जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कल हम वो सवाल कर रहे होंगे। जो आई कैप में 4 नंबर का एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, कल हमने वो डिस्कस करने हैं। तो कल जब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी सप्लाई वगैरह, तो कल हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई कैप किस तरह का सवाल पूछता है और हमने किस तरह से उनको लेकर चलना है। तो यू कैन सी दैट कल का लेक्चर सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारा 25% ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो डन हो जाएगा और इस वीक में हम कोई अराउंड 40% सेल्स टैक्स करके बैठे भी होंगे। कल आपको ना चैप्टर नंबर 18 के ना हैंड आउट्स आपको क्लास में दे दीजिएगा, ताकि अभी बुक नहीं है तो एटलीस्ट उसके ऊपर लिख लें, इनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल का सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आइएगा।